महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे लोग आते थे। इनका काम था लूटना, लूट करके लेकर के चले जाना। लेकिन अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश को अपना घर बना करके और यहीं रह करके इस देश को सालों साल लूटते रहने का एक महापाप और महाषड्यंत्र शुरू किया। और ये षड्यंत्र शुरू हुआ एक व्यक्ति की गद्दारी से। उस व्यक्ति का नाम कोई बता सकता है? उस व्यक्ति का नाम है मीर जाफर। हमारे देश में एक व्यक्ति हुआ मीर जाफर, जिसका नाम हम लोग बड़े गर्व से इतिहास में पढ़ते हैं कि मीर जाफर बड़ा हिम्मती और बड़ा ताकतवर व्यक्ति था, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। 16,000 की सेना को पीछे लेकर चलने वाला ताकतवर व्यक्ति था मीर जाफर। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था 1756 के करीब में। और ये 14वीं 15वीं की लूट तो ऐसे ही चलती रही। और 16वीं शताब्दी में जहांगीर के समय के बाद सर थॉमस रो के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में स्थापित हुई, तो उस स्थापित होने के पीछे एकमात्र उद्देश्य जो जहांगीर को बताया गया था वो ये था कि हम कुछ बनाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। हम व्यापार करेंगे, यहाँ बनाएंगे और आपके देशों में कुछ सामान बेचेंगे, अपने भी देशों में बेचेंगे। और यही खरीद बेच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, जैसे आज हमारे देश में दिल्ली में पार्लियामेंट चलता है, वैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कानून बना करके इस कंपनी को अथॉराइज्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। और इंडिया के पहले ईस्ट लगा दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे करके इस देश में भेज दिया गया, कुछ खरीदने और कुछ बेचने। उसके बाद 1756 में हम सब जानते हैं कि बंगाल में 1756 और 60 के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। नाम सुना है आप लोगों ने? पढ़ा भी होगा। प्लासी का युद्ध हर साल पढ़ाया जाता है, हर साल पेपर में भी आता है कि प्लासी का युद्ध बहुत महान युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ, कितनी खून से जमीनें लाल हो गई। लेकिन आपको मालूम है, सच्चाई इस बात की है कि प्लासी के मैदान में उस दिन 1756 को कोई युद्ध नहीं हुआ था। प्लासी के मैदान में उस दिन 1756 के साल में आत्मसमर्पण किया गया था, युद्ध नहीं हुआ था, याद रखिएगा। अंग्रेजी सेना के सामने मीर जाफर की सेना ने आत्मसमर्पण किया था अपना, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को यह कह दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर देते हो, अगर तुम प्लासी के युद्ध में हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हो, तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला को मारने के बाद। और केवल इस सत्ता के लालच में एक अकेले मीर जाफर ने देश के साथ गद्दारी की और 1757 से लेकर 1857 तक इस देश को 100 साल की गुलामी में झोंक दिया। और 100 साल के बाद कई मीर जाफर निकल आए। सिंधिया खानदान, उसके बाद हैदराबाद के निजाम खानदान, फिर उसके बाद आपके इधर चले आइए राजा हरि सिंह के जो जम्मू कश्मीर के हैं, ये लोगों का खानदान। ये ऐसे लोगों के खानदान थे जो मीर जाफर के वंशजों के रूप में अकेले मीर जाफर ने 1757 में धोखा करके इस देश के साथ 100 साल की गुलामी दे दी। और 1857 के बाद जब अंग्रेजों को एक अंग्रेजों को काट कर भारत के क्रांतिकारियों ने मार डाला, जब कोई अंग्रेज नहीं बचा, तब इस देश के मीर जाफरों ने, गद्दारों ने, जयचंदों ने यहाँ से पैसा भेजा, यहाँ से धन भेजा, अपने घोड़े हाथी भेजे कि आप आओ, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भारत को फिर से लूटो। और मीर जाफर ने गद्दारी किसके सामने की? आप सोच रहे होंगे अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना रही होगी, बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, ताकत रही होगी, तो ये सब कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम सबको प्लासी का युद्ध जरूर पढ़ाया गया है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने लोग लड़ते थे और सिराजुद्दौला की तरफ से कितने लोग लड़ने वाले थे।
लेकिन जब इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास मात्र 300 सेना थी, और सिराजुद्दौला की तरफ से जो लड़ने आया था मीर जाफर, उसके पास 16,000 की सेना थी। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पीछे बैठे हैं, वो भी बता देंगे कि 300 वर्सेस 16,000, दोनों में अगर युद्ध होगा तो 300 लोगों को भारत के लोग ऐसे उठाकर फेंक देंगे। और उस जमाने में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के 3-3 सेना के लोग भारत के एक सेना के लोगों से कमजोर पड़ते हैं, ताकतवर नहीं पड़ते, इतनी ताकतवर भारत की सेना थी। लेकिन वो युद्ध नहीं हुआ, वो आत्मसमर्पण हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव ने पहले मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया, सिराजुद्दौला की हत्या करवाई, फिर मीर जाफर को उठा के मीर कासिम को बिठाया, मीर कासिम की हत्या करवाई, और बाद में खुद बंगाल का नवाब बन बैठा। और बंगाल का नवाब बनने के बाद 1760 से लेकर के 1857 तक करीब 100 साल केवल बंगाल के इलाके से हर साल 25 करोड़ रुपए की लूट शुद्ध रूप से विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश से लूट कर ले जा रही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश में लाइसेंस मिल गया काम करने का और उसने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसने इस देश के व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किस तरीके का टैक्स? मान लीजिए आप काश्तकार हैं, आप रेशम पालन करते हैं, और आप रेशम पालन करते हैं तो रेशम पालने के बाद लपेटने के लिए अलग मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो एक गांव में कई मजदूर होते थे और कुछ रेशम पालन करने वाले होते थे। अंग्रेजी सेना के आदमी आते थे, किसान को बोलते थे कि ये तुम्हारी फसल है, अभी पैदा नहीं हुई है, पकी नहीं है, ये लो 2 रुपए या 2,000 रुपए, तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख लिया, जिस दिन फसल तुम्हारी पकेगी मैं आकर काट ले जाऊंगा। आप कितना भी मना करिए कि मैंने पुर्तगाली या फ्रांसीसी व्यापारी से आपसे ज्यादा दाम पर माल तय कर लिया है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती थी, और अगर आप उनका भरपाई नहीं कर पाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आपका सामान तुरंत वहीं पर नीलाम कर देते थे। अगर सामान नीलामी से भी काम नहीं बनता था तो बेटियों बहनों को उठा करके लेके चले जाते थे, 10 दिन 12 दिन अपने घर पर रखते थे, उन किसानों का धर्म भ्रष्ट करते थे, चरित्र भ्रष्ट करते थे, और उसके बाद उन्हें समाज में बिल्कुल घृणित निगाह से देखे जाने के लिए छोड़ दिया करते थे। और इस तरीके की चालबाजी और कूटनीति के साथ भारत की अंधाधुंध लूट के साथ सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश केवल 100-150 सालों में कंगाल और भिखारी देश बन गया। और सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि एकमात्र इतनी देर के व्याख्यान से पता चलता है कि केवल एकमात्र कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जहांगीर ने लाइसेंस दिया इस देश में काम करने का। उद्देश्य यही था, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, लेकिन केवल एकमात्र उस कंपनी ने हमारे देश को 200 साल गुलाम बना के रख दिया। केवल उस एकमात्र कंपनी ने हमारे देश के 7,32,000 क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिए। केवल एक कंपनी को भगाने के लिए कितने सारे हमारे क्रांतिकारियों को जेलों में रहना पड़ा। आजादी मिलने के तुरंत बाद 1948 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 126 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया और उन्हें भारत में न्योता दिया कि आप आओ, भारत का व्यापार खुला है एंड ट्रेड करो भारत के साथ। उसमें ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड आज भी चलता है, हम लोग कॉफी पीते हैं। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, जिसका लिप्टन टी पीते हैं, वो भी चलता ही है। दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे देश में 8,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट काम कर रही हैं, जिनको MNCs कहते हैं, जिसमें फाइनेंस सेक्टर की भी कंपनियां हैं, हेल्थ सेक्टर की भी कंपनियां हैं, एजुकेशन सेक्टर की भी कंपनियां हैं, सर्विस सेक्टर की भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर की भी कंपनियां हैं, उसके बाद FMCG कंपनी की भी कंपनियां हैं लेवल की। हर तरह के कंपनियों का पूरा झुंड, 8,000 से ज्यादा पूरा ये कॉरपोरेट मुंह फैलाए
आपके सामने खड़ा हुआ है। अब उन्हें इस देश में बंदूक लेकर आने की जरूरत नहीं है, अब इस देश में उन्हें सेना लेकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब एक मीर जाफर था, आज घर घर में मीर जाफर भरे पड़े हैं, घर घर में जयचंद भरे पड़े हैं। जिनको विधायक बनने का लालच दे दो देश बेच देंगे, सांसद बनने का लालच दे दो देश बेच देंगे, मंत्री बनने का लालच दे दो देश बेच देंगे, और कहीं गलती से अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने का सौभाग्य मिल गया और ये कह दिया जाए कि तभी मिलेगी जब देश को सीधे बेचोगे, तो वो तो पूरा एग्रीमेंट करके नेहरू की तरह देने वाले भी लोग बचे हैं कि आ जाओ भैया, देने को तैयार है, मुझे क्या लेना, मेरा तो नाम आ ही जाएगा प्राइम मिनिस्टर। कभी लॉर्ड माउंटबेटन बैठता था, कभी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, कभी इंदिरा गांधी बैठती थी, कभी राजीव गांधी बैठते थे, कभी लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे, कभी नरसिम्हा राव बैठते थे, कभी केम्पटी गौड़ा बैठते थे, देवगौड़ा बैठते थे, कभी आपका अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस पे, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठ गए, एपीजे अब्दुल माफ करिए, और इस समय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। हर 5-5 साल में हमने केवल और केवल ड्राइवर बदला है, ड्राइवर। गाड़ी वही है टूटे हुए ब्रेक वाली, पंचर पड़ी गाड़ी, जिसको हम लोग बोनट और पहिए पर ढोते चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं। और इस देश की व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए इसीलिए हर साल कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और कटोरा लेकर के वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच जाना पड़ता है।